हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज काफ़ी दिनों बाद एक हॉरर पॉडकास्ट हम लेके आए हैं। हॉरर स्टोरीज होने वाली हैं, कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड, कुछ होने वाली हैं फॉरेन से रिलेटेड, ट्रक से रिलेटेड। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कहते थे हमें कि भाई ट्रक ड्राइवर्स की स्टोरी लेके आओ, तो वो स्टोरीज भी आज हमारे पास हैं। मिलते हैं आज विनायक भाई से। विनायक भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया यार भैया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में आपसे मिलके। आपकी पर्सनैलिटी और आपके जो मतलब मैं पॉडकास्ट है मैं भी फॉलो करता था, काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगा आपका, मैंने कई बार देखा है। थैंक यू सो मच भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि काफ़ी सारी खौफनाक स्टोरीज होने वाली हैं। बिल्कुल भाई। आपने मुझे बताया जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हम लास्ट में कवर करेंगे, दैट इज बिल्कुल रिलेटेड टू दी ट्रकर्स, ट्रक बिल्कुल। से रिलेटेड। सबसे पहले आपने मुझे बताया था कि एक हॉस्पिटल की स्टोरी है हम्म, और एक कोई है जो कि ब्लड लाइन कर्स से रिलेटेड है, हाँ, फैमिली श्राप का। जो था पूरी फैमिली पे, वो क्या था भाई? भाई ये स्टोरी ना मतलब अभी मेरे को मैंने कवर नहीं करी थी और अब मैं पहली बार ही इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये रियल स्टोरी थी। पहले मेरे को जिन व्यूअर ने मेरे को ये स्टोरी डीएम करी, उनका ये था, पहला जो उनका रिएक्शन था कि सर मैं कर रही हूँ पर मुझे एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इससे टेरिफाइड हूँ। मुझे बताते हुए इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरी फैमिली की अब तक चीज़ बाहर नहीं आई है। उस एरिया में बिल्कुल भी हमने कोई चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं करी इस बारे में। तो उनका ये था रिएक्शन कि सर मैं ना ब्राह्मण फैमिली से हूँ बेसिकली और मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ उत्तर प्रदेश में। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे पूरी स्टोरी बता सकते हैं, कोई जी। निश्चिंत रह के। तो आराध्या ने मुझे ये स्टोरी अपनी दी और एक्चुअली में क्या था कि इनकी फैमिली ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी फैमिली है, मतलब उस जगह पे, उस लोकेशन पे कम से कम 200 सालों से इनकी ब्लड लाइन लग रहती हुई आई है। हम्म। तो हुआ क्या था कि इनके यहाँ पर फैमिली में जो भी मतलब फैमिली का बड़ा होता था वो अपने बच्चों को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर बाहर चला जाता था। जौनपुर से बाहर? जौनपुर से बाहर, कहीं बाहर शिफ्ट हो गए। और ये ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं की फैमिली, ऑलमोस्ट इनका जो पुराना पारंपरिक घर था ना वो खाली हो चुका था। मतलब उसमें सिर्फ इनकी, इसकी जो पापा की मदर थी, मतलब इसकी ग्रैंड मदर आराध्या की, दादी। वो ही रह रही थी वहाँ पे बस। तो हुआ क्या कि ये लड़की उस समय 15 साल की थी। तो वहाँ पर जाने से पहले ये थोड़ा-सा घबराई हुई थी, मतलब इसको घरवाले लेके नहीं जाते थे, तो ये ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचा करती थी कि मुझे लेके क्यों नहीं जाते हैं? मतलब क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है कि मुझे घरवाले मुझे अपने घर को नहीं देखने देते हैं? और मतलब ये कि वो जौनपुर से बाहर चले गए थे हुँ। और जौनपुर नहीं ले जाते उसको? हाँ, एक्चुअली अच्छा। में उसके पापा ना कभी भी किसी को भी लेके नहीं जाते थे। हम्म। ना तो फैमिली को लेके जाते थे, ना ही वो अपनी बच्ची को लेके जाते थे, और बस वो इनका यही कहना था कि हम, ज़रूरत नहीं है अभी, क्या जाने की ज़रूरत है, तो वो मना हम्म। कर देते थे। तो हुआ क्या कि इसके ना ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो जाती है। जी। तो काफ़ी टाइम से अवॉइड करते रहे, पूरा बचपन बाहर निकाल दिया। अच्छा, इस बीच एक चीज़ और थी उनके, और वो ये थी कि आराध्या के जो हाथ पे ना मतलब एक निशान था, हम्म। और ये निशान ना उसको बचपन से मिला हुआ था। जैसे पायल होती है ना, अगर मैं आपके पायल गरम करके लगा दूँ, तो उसकी कुछ आकृति आपके हाथ पे छपी रह छप जाएगी। जाएगी, हाँ। उस तरीके का बर्थ मार्क था। अब ये चीज़ क्यों थी, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। है ना? तो उस बर्थमार्क की वजह से थोड़ा-सा घरवाले उसको लेके थोड़ा-सा हेजिटेट करते थे। हुआ क्या कि जब इसके ग्रैंडफ़ादर एक्सपायर हुए, तो ये इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम गाँव जाएँगे और तुझे भी लेके चलते हैं बेटा, ठीक है। इसके ना फ़ादर एक हाथ पे वो काले रंग का ताबीज़ बाँधते थे। ना तो इसकी मदर को पता था कि क्यों बाँधते क्यों हैं, ना बांधते ही हैं? आराध्या को नॉलेज थी। तो ये अपना ट्रेन से जाने लगते हैं जौनपुर से लखनऊ। अच्छा, एक चीज़ इसमें क्या होती है कि इसके फ़ादर का ना बड़ा ही मतलब अजीब-सा रिएक्शन होता है, मतलब अगर आप अपने घर जाओगे, होम टाउन जहाँ के आप रहने वाले हो, तो आपकी खुशी होती है। खुशी होती, एक्साइटमेंट हाँ, होती है एक। मैं मानता हूँ कि उनके फ़ादर गुज़र गए थे, वो उस चीज़ का गम में थे, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा वो बेचैनी में थे, कुछ अपनी बेटी को लेके, कि क्या हो गया है? जैसे मतलब मैं क्यों उनको जा रहा हूँ उसको लेके? पता हो कि हाँ, शायद मतलब कुछ गलत हो वरीड सकता है। लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। हाँ। पर वो कह भी कुछ नहीं रहे थे। जैसे वो ट्रेन में थे ना, तो ट्रेन में रात भर बच्ची सो रही है और वो बस देख रहे हैं बैठे हुए, वरीड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या कि ये जौनपुर से लखनऊ पहुँचते हैं, वो लखनऊ से जौनपुर पहुँचते हैं, लखनऊ में ही रहा करते थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद में इसका क्या हुआ कि इसका जो ड्राइवर आया वहाँ से लेने इनको,
तो ड्राइवर ने आके इनको बोला कि आप चलिए सर, हम आपको गाँव चलिए चलते हैं। तो ठीक है, तो ये अपना गाड़ी में बैठ के निकल लिए। तो रास्ते में क्या था कि एक ना इनके गांव से पहले वो पड़ता था, एक बाबा का वो मंदिर पड़ता था, और वो इनके हम्म। पारंपरिक माना जाता था कि गांव में मतलब जैसे होता है ना कि एक माथा रखते हैं और सर रख के। तो इसके पापा को से पहले इसका ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोलता है कि आप दर्शन कर लो पहले। जी। तो इन लोगों को नहीं पता था रिचुअल्स, क्योंकि इसके पापा को पता था। तो पापा ने बोला कि बेटा देख, इसके यहाँ पे जब माथा टेक के जाना है। हम्म। तो ये उतरे, उतर के, और जैसे ही ये लड़की उतरी है ना, इसको आवाज़ कुछ आने लगी। मतलब लाइक जैसे होता है ना कि लाइक कान में कोई बोल रहा है, फुसफुसाने की आवाज। फुसफुसाने की आवाज़। और आप ये सोचो कि आप दिन ब्रॉड डे लाइट में बैठे हो, मतलब कोई आसपास कुछ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कान में कोई आपके बोल रहा है। तो ये चीज़ देखने के बाद में वो वहाँ पर माथा टेका उसने, वहाँ तक उसको ओके था। हाँ। जैसे ये चले हैं आगे, ये अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने पे इसकी दादी बाहर खड़ी हुई थी घर के बिल्कुल, और वो आते ही ना उसको बोलती है, जो लड़की थी, कि बेटा सुन, तू महुआ के पेड़ के पास मत जाना। अगर आप अपने होम टाउन जा रहे हो पहली बार, तो आपकी दादी कभी आपसे ये चीज़ तो नहीं कह सकती कि आप पहली बार पहुंच रहे हो तो आप ये बोले कि आप वहाँ मत जाना। हम्म। तो इसको थोड़ा सा ये लगा कि यार ये क्या बोल रही है दादी, मतलब ये तो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन है। वो बोली कि क्यों दादी, क्या हो गया? कि बेटा मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। उतना तू मान मेरी बात, महुआ के पेड़ के पास मत जाना, और अगर बाहर भी निकलेगी घर से तो मुझसे पूछ के निकलना। तो इस चीज़ के बाद में ये लड़की मान लेती है बात कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं निकलूँगी। आप बोल रही हो दादी तो मैं घर में ही रहूँगी। तो 2-3 दिन के रिचुअल्स होते हैं, जैसे ख़त्म होने के बाद में जैसे भी जो भी चलता है इनका 13वीं वगैरह तक। हम्म। तो सब नॉर्मल चल रहा था, 2-3 दिन सब नॉर्मल रहा। इनके घर के पूरे ख़ानदान का आना जाना था। तो कुछ लोग ऐसे भी आए, उन्होंने भी मतलब आपस में ही बातें कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की को लेके बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ बता नहीं रहे थे आपस में। अब होता क्या है कि ये लड़की जो थी, ये 2-3 दिन से भाई बाहर रही है, 2-3 दिन से घर के अंदर है, बिल्कुल बोर हो गई। तो इसकी कुछ कज़न्स आई हुई थी वहाँ पे। तो वो बोलती हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे घुमा के लाती हूँ, चल खेत वगैरह दिखाऊँगी तुझे। हम्म। तो ये बोली कि मुझे दादी ने मना किया है जाने के लिए। तो वो होता है कि बच्चों में 15 साल के बच्चे खेल रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि नहीं चलते हैं, कुछ नहीं हो रहा, दादी को पता भी नहीं चलेगा। वो थी नहीं उस समय। तो ये क्या करती है, ये उनके साथ निकल जाती है घर से। जैसे ये घर से निकलती है ना भाई, कुछ दूर जाने के बाद में इसको जैसे सरसों के खेत आते हैं, तो सरसों के खेत पे ये पहुंचते-पहुंचते वो लड़कियां आगे चल रही होती हैं और ये उसके पीछे होती है थोड़ी। तो जो मैंने आपको आवाज़ बताई थी ना पहले, हम्म। वही आवाज़ इनको फिर से आने लगी। फुसफुसाने वाली। फुसफुसाने वाली इस लड़की को कि सेम थी। सेम सेम आवाज़, वही आवाज़ जो इसको बिल्कुल उस मंदिर पे आई थी, और वही आवाज़ इसको दोबारा आ रही है इसके कान में। अब ये सोच रही है कि मैं बोल कौन रहा है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे को समझ नहीं आता। अगर एडल्ट होगा तो वो समझ जाएगा, बट यहाँ इसके मन में क्यूरियोसिटी कि मुझे बुला कौन रहा है। तो ये क्या करती है, इधर उधर देखना शुरू करती है, और ये निकल के जाने लगती है वहाँ से। कुछ देर जाने के बाद में आगे चलती है, आगे चलते चलते इसको ना एक औरत दूर खड़ी हुई दिखती है, और वो जो इसकी संग वाली थी ये उनको बिल्कुल छोड़ के आ गई है, और ये अलग खड़ी होकर देख रही है उस औरत को। वो औरत इसको देख रही है, और उस औरत ने बिल्कुल रेड कलर का साड़ी वगैरह टाइप का पहना हुआ है। अच्छा, ये क्या है ना, जैसे ही उसको पास जाने लगती है, ये बिल्कुल बेहोश हो जाती है। जाते ही ये वहाँ पे गिर पड़ती है, और ये खेतों में बेहोश हो जाती है। अब ये लड़की जो है ना, ये बिल्कुल एकदम, किसी को पता नहीं है कि कहाँ गई। सबको ये पता है कि घर में है, घर वालों को, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनको पता ही नहीं है। हाँ। फिर ये ढूंढते हैं, ढूंढते हुए वो लड़की मिल जाती है, वो खेत में होती खेत है। में। फिर इसको उठा के लेके जाते हैं। तो इसकी दादी कहती है, मैंने बेटा तुझे मना किया था, मना तू किया क्यों था। गई खेत में? तो बोलते हैं कि दादी मुझे तो दोस्त ले गई थी, तो मैंने कज़न्स के साथ चली गई मैं इसीलिए। फिर ये बोलती है कि दादी मुझे एक प्रॉब्लम है थोड़ा, मेरे को ना कोई कान में कुछ बोलता है। हम्म। इसने पहली बार अपनी दादी को बताया। अच्छा, इसकी दादी ने ना इसके हाथ पे आते ही सबसे पहले एक काला ताबीज बांधा था, जो इसके पापा के हाथ पे था। जी। सेम ताबीज इसके हाथ में बांधा था।
और जाने से पहले उसने बोला भी था कि इस ताबीज़ को खोलना मत। और जब ये खेत में गई है ना, इसके वो ताबीज़ खुल गया है। इसने खुद खोला था, अपने आप खुल गया? यही तो बात है भाई कि जब वो ओह। पीछे पीछे चल रही थी ना उस औरत के, और ये जब बेहोश हुई है, उसका वो ताबीज़ इसके हाथ में था नहीं। ओह। अब ये लड़की जब आई है, आके वहाँ पर घर पे आई है, तो इसके हाथ में ताबीज़ था नहीं। तो जब इसने ये बात बोली ना कि मेरे कान में कोई बोलता है दादी, तो दादी बोलती हैं कि बेटा मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू बाहर मत जाइयो, और मुझे लगता है वो आ गई। वो आ गई? वो आ गई और दादी, अच्छा इसने भी औरत को देखा था, हाँ, और हाँ। दादी बोलती है कि वो आ गई। यानी कि दोनों एक चीज के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आने लग जाता है, क्योंकि अब तक तो सब हमें ये नहीं पता था कि कौन है। होता क्या है कि भाई अगले दिन उस दिन नॉर्मल रहती है, अगले दिन से इस लड़की को ब्लड की वोमिटिंग होनी चालू हो जाती है, और डेली हो रही है। पूरा दिन ये कम से कम 5-6 बार ब्लड की वोमिटिंग करती है। अच्छा, घर से बिल्कुल हेल्दी आई है, यहाँ आके एकदम नॉर्मल है सब, और यहाँ एकदम से ब्लड की वोमिटिंग चालू हो जाती है। तो घर वाले कह रहे ये क्या हो गया भाई, ऐसा मतलब सब ठीक था अब तक, तो डॉक्टर वॉक्टर के पास ही हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लड़की की कोई रिकवरी नहीं हो रही है। अच्छा, इसकी मम्मी और इसके पापा दोनों परेशान थे, लेकिन इसके पापा को पता था कि हो क्या रहा है, दादी को पता था, इसकी माँ को नहीं पता था। तो ये आपस में, इसके पापा और इसकी दादी आपस में बात कर रहे होते हैं, और भाई वो बोलती है कि देखो ऐसा है कि अभी हमें बताना नहीं है कुछ भी। इसकी माँ सुन लेती है, वो जाके बोलती है कि देखो मुझे बताओ जो भी बात है, आप जो भी छुपा रहे हो मुझसे, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे जानना है मेरी बेटी है, मेरी बेटी खतरे में है। उसे कुछ ना कुछ सेंस हो गया था, तो उसे लगा था कुछ कुछ तो है जो कुछ छुपा रहे हैं। गड़बड़ है, कुछ छुपा रहे हैं मेरे से। तो वो बोलती है कि देखो भाई, इसमें सीधी सी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये बात हमारे घर तक ही रखना, किसी को बाहर मत बताना। दादी बताती हैं? दादी बोलती हैं ये मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। तो वो ये बताती हैं कि हमारे ना एक फोर फादर्स थे, मतलब पूर्वज जो थे, वो आज से 200 साल पहले यहाँ के जो राजा थे जौनपुर के और इस इलाके के पूरे, उनके यहाँ पे राजपुरोहित थे, और उनका नाम था शिव कुमार शर्मा जी। उस टाइम पे काफ़ी बड़े राजपुरोहित थे। तो शिव कुमार जो था वो राजपुरोहित होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी भी था, तो उसका एक दबदबा था इस इलाके में। तो दरबार में एक नर्तकी काम करा करती थी, उस नर्तिका का नाम था मीरा जी। अच्छा, मीरा काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, काफ़ी मतलब अच्छी थी उस टाइम पे, और वो काफ़ी अच्छा दरबार में वो करती थी अपना नृत्य। तो इस वजह से चारों तरफ उसका हल्ला था। शिव कुमार जो पुरोहित थे, वो भी उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्यार में लट्टू हो चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि मेरा दबदबा है, तो इनका हो चालू हुआ होगा जो भी इनका चला वहाँ पे। तो इन लोगों का जैसे सब चलने लगा, काफ़ी समय हो गया, तो उसके बाद मीरा ने उनको बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, शादी करने की इच्छा जताई। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा यही ट्विस्ट आ गया, क्योंकि वो एक राजपुरोहित, एक राजा के दरबार का एक नर्तकी के साथ में कैसे शादी कर लेगा, पूरी उसकी मिट्टी हो जाएगी इज्जत। तो ये सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इसको टालना होगा। तो इसने क्या बोला कि ठीक है हम शादी करेंगे, तू मुझे 2 दिन बाद महुआ के पेड़ के पास आकर मिल। अब ये वही महुआ का पेड़ है जिसका दादी जिक्र कर रही थी, जिसके पास जाने के लिए मना कर रही थी। अब आपको पता चलेगा कि क्यों एक्चुअली मना कर रही थी, क्या रीजन था। तो हुआ क्या कि जब महुआ के पेड़ के पास में जाती है ना, तो वहाँ पर ये शिव कुमार खड़ा होता है, ये आके मिलती है, बोलती है कि ठीक है हम अब जैसे भी करना है आप करो, शादी वादी हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि मीरा जो थी ना, वो पेट से हो चुकी थी, प्रेग्नेंट थी वो, और ये बात शिव कुमार को काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट भी कर रही थी अंदर ही अंदर, कि कहीं ये बात बाहर आ गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तो शिव कुमार ने क्या किया कि उस मीरा के 20 छुरियाँ लगातार कमर में मारी, 20 छुरी मार के, और उसको वहीं मार दिया, उसी पेड़ के नीचे। और मरते मरते ना मीरा समझ गई थी, मीरा इस चीज को अंदर से कहीं ना कहीं एहसास तो कर चुकी थी कि ये मुझसे शादी करना नहीं चाहता है, जो भी है, पर वो बोल नहीं पा रही थी। अब उसने जब देखा ना कि ये मुझे मार ही रहा है, तो उसने ये बोला कि मुझे पता है कि तू मुझे क्यों मार रहा है, तुझे अपनी इज्जत और शान बहुत प्यारी है ना, और तू अपने घर का बड़ा बेटा है,
तुझे इस बात की अपनी नाज रखना है अपना। वो कहती है कि मैं तुझे श्राप देती हूँ तेरे पूरे खानदान को, जब तक मैं हूं ना, चाहे मैं मरी हूं चाहे मैं जिंदा हूं, मैं तेरे घर के किसी भी बड़े बच्चे को जिंदा नहीं रहने दूंगी। ओ, जो भी बच्चा होगा ना वो तेरा मैं ही मारूंगी उसको, बड़े वाला। बड़े वाला। अब शिव कुमार ने उस चीज को इग्नोर करा, उसने कहा यार फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसने मार के उस लड़की को उसी जगह उस महुआ के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और ये बात उसने किसी को बताई नहीं, अपने खानदान में नहीं बताई। और जाहिर सी बात है कि उस समय कोई इतना बड़ा सक्रियता नहीं थी, तो किसी को पता भी नहीं चला, पहले नहीं पता लगता था। बिल्कुल पता नहीं चला कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ, मतलब जाहिर सी बात है। तो जब ये बात इसको पता चली, इनकी माँ को पता चली कि यार इस रीज़न की वजह से हमारे फोर फादर्स पे कर्स है। अच्छा, इनसे पहले क्या है ना कि भाई 2-4 लोग और भी थे, मतलब इनकी क्योंकि वो 200 साल पहले शिव कुमार को कर्स हुआ था, 2-4 लोग और भी थे ब्लड लाइन में जिन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका था, क्योंकि बच्चे सबके मरने लग रहे थे। जैसे ही बच्चा पैदा होता था ना, 2 साल 3 साल 5 साल जीता था, खत्म। फिर जीता था ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 7 साल जीता था, और उसके बाद खत्म हो जाता था बड़े वाला बच्चा। और ये चीज़ ना सब एहसास तो कर चुके थे। तो एक ना उनमें रामानंद पंडित करके थे जी। वो उन्हीं की ब्लड लाइन में, मतलब शिव कुमार उनके एंसेस्टर थे और उसके बाद में थे। तो उन्होंने इसकी पता करवाया कि रीज़न क्या है कि हमारी ब्लड लाइन में इस तरीके का ये होता है। तो जब उन्होंने पता करवाया, एक पंडित ने पूरा देखा और पता करा, तो उसमें ये निकला कि यही जो शिव कुमार ने बात अपनी छुपाई थी कई सालों पहले, कि ये श्राप ऑलरेडी इस आपकी फैमिली को लगा हुआ है। अब इस वजह से ये आपकी पूरी फैमिली इसी कर्ज को भुगत रही है। तो होता क्या है भाई कि इसके आगे वो कहते हैं कि इसको कैसे ही मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाने का कोई, उसने मना कर दी। इन्होंने कोशिश भी किया समन करने की और उसको बुलाया भी, उसने सीधा बोला कि मैं इस खानदान को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस खानदान के हर इंसान को ख़त्म करूंगी, जो बड़ा बच्चा होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो होता क्या है कि इसके बाद में वो पंडित ये कहता है कि एक काम कर सकते हैं, इसका असर कम कर सकते हैं पर इसको मुक्ति नहीं दिला सकते। हाँ। वो समझ चुका था। तो उसने एक महुआ के पेड़ की लकड़ी को ताबीज़ में बांधा और अपने मंत्रों की शक्ति से कहा कि जो भी बांधो अपने इसको, अपने घर में जो भी बच्चा होगा उसको ये ताबीज़ बांधो। अब ये वही ताबीज़ था जो इसके पापा, इसके दादाजी, इसके घर में मतलब जितने भी जो बड़े होते थे ना, लड़का या लड़की, उसको सब बांधा पहनते जाता थे। था। इसको भी ये पहनाया था लेकिन इसका खुल गया था। इसका पहनाया था लेकिन इसका वहां घर आके खुल गया था। उसके असर को वो कम करता था। अब होता क्या है भाई, इसके बाद में वो लड़की के माँ को जब ये पता चलती है तो उन्होंने ये बात पे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करा कि आपने मुझसे ये बात इतने सालों तक छुपाई, अगर ऐसा था तो मैं अपनी बच्ची को ही नहीं लेके आती यहाँ पर, अब आपने मुझे इतना बड़ा मुश्किल में डाल दिया। अब क्या होता है कि इनके खानदान में एक बहुत बड़े महापंडित हो चुके थे, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण फैमिली से थे। तो उन्होंने बुलाया उनको, तो आकर उन्होंने ये बोला कि देखो बच्ची को अगर बचाना है ना, तो हमें यहाँ पर कम से कम 51 पंडितों को यहाँ पर हवन करना पड़ेगा। 51 पंडितों का महाहवन होगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्ची की जान को भी खतरा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये, क्योंकि गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि 200 साल पुरानी आत्मा आत्मा नहीं होती, वो प्रेत के रूप में आ चुकी है। उसके पास जो शक्तियां हैं ना, जो जिस तरीके की पावर्स वो पजेस कर रही है, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि उसने इतना खून चख लिया है ना ओवर द टाइम की वो उसको रोकना बड़ा कम मुश्किल भी है। प्रेत या आत्मा जितनी पुरानी होती जाती है उतनी स्ट्रॉन्ग होती हाँ, जाती है। उतना स्ट्रांग होता जाएगा, उसका असर उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। और वो बहुत डिटरमाइंड थी, क्योंकि उसके अंदर रिवेंज की भावना थी। हाँ, स्पेशली वो ज़्यादा थी उसके अंदर। तो अब इन्होंने हवन का अपना तैयारी शुरू कर दी। इसको लड़की को लाया गया, इसके घर वाले सारे बैठे वहाँ पर। लड़की की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल जैसे हो जाती ना स्किन आपकी पीली, बिल्कुल पेल स्किन हो चुकी थी, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो चुका था, ब्लड वॉमिट्स लगातार हो रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब उस चीज़ में परेशान थी वो। तो इसके बाद में महाहवन शुरू हुआ। इन्होंने दोबारा उस आत्मा को बुलाया। अब क्या हुआ कि वो आई और आने के बाद में वो उस लड़की के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी बार बार।
वो लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि ये लड़की को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ करेगी। उन्होंने क्या किया कि पहले ही इस चीज़ को रोकने के लिए उस लड़की के हाथ पे ताबीज़ बांध दिए थे, वो महुआ की लकड़ी के जो थे। अब जब ये चीज़ हुई उसके बाद में एकदम नॉर्मल, मतलब उसने कोशिश करी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। महावन चला, सक्सेसफुल हुआ और वो लड़की ऑलमोस्ट ठीक होने लगी। तो जब ठीक होने लगी उसके बाद में इसको इन्होंने वहाँ भेज दिया लखनऊ कि तू बेटा यहाँ से जा और हम भी तेरे साथ जाते। अच्छा, इस लड़की को अब आप ये कहोगे कि ये ठीक हो गई या इसका जो भी लगता महावन तो करके आप यही सबको है। लगेगा कि हाँ। ऑलमोस्ट ठीक हो गई। पर भाई अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि इसके बाद भी लड़की बिल्कुल वो नहीं रही जो जो वो थी, तो आप इस चीज़ को यकीन नहीं करोगे। पता है क्यों? क्यों भाई? क्योंकि उस लड़की ने जो लास्ट में बात कही ना भाई, वो मेरे को बहुत ज़्यादा चुभ गई। क्या बात? वो उसने मुझे कॉल किया दोबारा हाँ हाँ और कॉल करके बोलती है कि तुमने मेरी मदद तो की है हाँ। और मैं तुम्हारा हिसाब चुकाऊंगी। हैं? ये कैसा थैंक यू है भाई? ये तो बात थी भाई। मैं खुद इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि मैंने उसकी कोई मदद नहीं करी भाई। मैंने सिर्फ, उसने जो मुझे अपनी कहानी बताई वो सुनी? मैंने सुनी सिर्फ। पर उसने जब मुझसे ये बात कही ना कि जो तुमने मेरी मदद की है मैं तुम्हारा हिसाब चुकाऊंगी, मैं सच में शॉक्ड हो गया था भाई। और ये मैं आज से 4 से 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ भाई, मेरी उस लड़की से जब फ़ोन पे बात हुई थी तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जो भी ये स्टोरी सुन रहा है सभी का कुछ ना कुछ ये लिंक है उससे? एग्जैक्टली ये क्या जो भी शक्ति है वो क्या जो भी मतलब मैं उसको यही पता आपसे है कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअली वो पावर जो वो शक्ति है उसका नाम या जिक्र या किसी को बताना भी एक उसको समन करना ही भाई है। गूज बम्स आ रहे हैं इस बात से यार। भाई मैंने ना जब ये उस डिस्क्लेमर पहले देना चाहिए था। भाई मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ था सच बताऊं, लेकिन जब उस लड़की की आवाज़ बदल के उसने मेरे को बोला ना फ़ोन पे, तो मैं भी सच में हक्का बक्का हो गया। मैं ये सोचने लगा कि ये क्या बोल रही है, मैंने इसकी कोई मदद नहीं करी है। पर ये जो स्टोरी थी इसके बाद में मुझे सच में लगा कि इस तरीके की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो फैमिली कर्स वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको खींच देते हैं। भाई एक फैमिली कर्स से रिलेटेड एक इंसिडेंट है मेरे को याद आ रहा है, छोटा सा ही है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने पॉडकास्ट पे, तो लोगों को लिंक मिल जाएगी। उसमें ये था, सिमिलर सा ही था कि घर का जो बड़ा बेटा है उसकी डेथ हो जाती है अच्छा। और 25 साल से ज़्यादा नहीं जीता है। तो जिससे मुझे पता लगा, मैं उस पर्सन से मिला, वो लड़का जब पिछले साल मिला था, ही वॉज 24, इस साल वो 25 का हो जाएगा। अच्छा। उसका कहना तो है कि हम लोग इलाज करवा चुके हैं, ये करवा चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा कुछ मुझे, बट लेट्स सी क्या होता है भाई। आई होपिंग फॉर द बेस्ट। तो उसकी लिंक भी लोगों को मिल जाएगी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उस बारे में। ये फैमिली कर्स जो होता है ना भाई, ये नहीं जाता। और लोग ज़्यादातर ना इस चीज़ को इसलिए भी छुपाते हैं, लाइक अब आप समझो कि अगर किसी फैमिली पे कर्स है ना तो कोई शादी नहीं करेगा आपकी। भाई काफ़ी शॉकिंग स्टोरी थी, और जो वो बात की, जो वो आत्मा है, जो वो पावर है, वो हमें शायद सुन रही है, शायद कुछ ना कुछ लिंक हो हमारे उनके साथ में। एक्चुअली लेट्स सी क्या होता है, लोग बताएं कमेंट्स में उनको बिल्कुल कुछ भाई, फील हुआ तो। आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। एक स्टोरी, एक हॉस्पिटल के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ भाई। हॉस्पिटल कहाँ की है? तो ये हॉस्पिटल की जो स्टोरी है ना भाई, ये मेरे एक व्यूअर ने ही मुझे डीएम करके बताई थी। और ये उसके साथ में केस हुआ था, लाइक वो जब छोटा ही था, 20-21 साल उसकी उम्र होगी। अभी तो मतलब 3-4 साल ऊपर हो गया, 24-25 का है। तो पटियाला में एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं ले सकता भाई, आपको पता है। पटियाला में है लेकिन। पटियाला में, बिल्कुल। तो होता क्या है कि इसकी ना मामी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। तो ये लड़का जो है अपने मामा के साथ में वहाँ जाता है हॉस्पिटल। तो किसी को अलाउड नहीं था ज़्यादा, मतलब लोगों को रुकना इतना अलाउड नहीं होता हॉस्पिटल्स में। अक्सर ये होता है कि एक आदमी एक अटेंडेंट आदमी रुक रुक जाता है। सकता है बस। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो था ना, इसकी बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, मतलब लाइक आप समझ सकते हो कि 40-50 ईयर्स
पुरानी मतलब टाइप ये कोई बिल्डिंग। मेजर हॉस्पिटल है या बस काफी थोड़ा सा मेजर हॉस्पिटल ही मेजर है, है? मेजर अच्छा, हॉस्पिटल है। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं बस मेजर कह इतना रहा हूँ काफी तो है इतना ही काफी समझाने के लोगों लिए को लोगों समझ को। जाता था, आ जाता है। तो इसमें क्या है ना कि इतना बड़ा कैंपस है इसका कि अगर आप जाओगे ना तो आप सच में खो जाओगे कि आपको नहीं पता चलेगा डिपार्टमेंट किधर है। हाँ। तो यही इनके साथ हुआ था कि जब स्पेशली जब आप इतना अवेयर नहीं होते हो ना तो आप थोड़ा सा भटक भी जाते हो। हम्म। तो ये लड़का ना वहाँ पर अपने मामी के इलाज के लिए गया हुआ था अपने मामा के साथ। तो इसकी नानी अंदर रुकी हुई थी वहाँ पर। तो इसके वॉचमैन आता है, वो बोलता है कि जितने भी जो लोग हैं जो अटेंडेंट के साथ हैं, एक आदमी वो रुक जाओ, बाकी के आदमी आप बाहर चले जाओ। हम्म। तो रात के करीब 9 बजे का टाइम हो चुका था। तो ज़्यादातर लोग इतने बजे वो कर देते हैं बंद कि आप जो है वो जनरल वार्ड से आप बाहर आ जाइए। तो ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। बाकी के पेशेंट्स के भी लोग आए हुए थे, जो अटेंडेंट थे वो भी सब बाहर आ गए। तो लाइक पार्किंग थी पूरी, जिसमें मतलब वेटिंग एरिया टाइप का जो रहता है, उसमें सब लोग अपना रेस्ट करके लेटे हुए थे वहाँ पर, अपना जो भी डाल के अपना लेटे हुए थे। तो ये भी, इसकी भी, इसके मामा भी वहाँ जाके लेट जाते हैं और ये भी वहाँ पे जाके आराम से जाके लेट जाता है। होता क्या है भाई कि उधर जाने के बाद में ना इसको ये लगता है कि अ, कुछ चीज़ है यहाँ पर, मतलब जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करा रही है। एक फीलिंग होती है ना भाई कि आपको ये लग रहा होता है कि चीज़ तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इस माहौल में अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है भाई। तो क्या होता है कि इसके बाद में कुछ टाइम बाद इसकी आँख खुल जाती है। ये जैसे जाके सोता है, लगभग इसकी 12-1 बजे के समथिंग इसकी आँख खुल जाती है लड़के की। हम्म। तो इसको प्यास लग रही होती है, तो ये किसी से पूछता नहीं है, ये बोलता है कि ठीक है, मामा को क्या जगाता हूँ, मैं खुद जाके पानी वानी पी लेता हूँ। तो ये अपना उठ के चला जाता है। तो ये जैसे बाहर जाता है ना, तो एक आदमी इसको खड़ा दिखता है। उस आदमी की सबसे वियर्ड चीज़ क्या होती है ना भाई कि चलो ये अलग भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वियर्ड चीज़ थी कि वो अकेला ही खड़ा हुआ है और वो कुछ कर नहीं रहा, स्टिल खड़ा हुआ है। उसका एक हाथ नहीं था और एक आंख उस आदमी की नहीं थी। अब ये ज़्यादा उसके पास में और इतना ध्यान नहीं दिया। ये बोलता है कि भाई अब मुझे ना प्यास लग रही है, पानी पीना है। इसने ध्यान नहीं दिया इसने कि ध्यान नहीं दिया क्योंकि अजीब ये है। इतना, एक तो नींद से उठा था, इसको हाँ। लगा कि शायद वैसे ही खड़ा हुआ, वही पूछ लेता हूँ। तो उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, उसने ऐसे करके इशारा कर दिया हम्म। कि वहाँ है। उस उस बिल्डिंग की तरफ में इशारा कर दिया कि इस बिल्डिंग में है। हम्म। तो भाई ये ना उठ के लड़का चल दिया वहाँ पर बिल्डिंग की तरफ में। तो जैसे ये बिल्डिंग की तरफ में गया है ना, वहाँ जाकर इसको ना थोड़ा सा माहौल तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये घुसा था ना, वो वही बिल्डिंग थी जहाँ इसकी मामी का मामी इलाज चल थी। रहा था। अच्छा, अभी क्या होता है कि भाई ये जाके लिफ्ट में घुस जाता है, इसको वहाँ पर कुछ इसको पीने की पानी की नहीं मिलती व्यवस्था। तो ये लिफ्ट में घुस जाता है और लिफ्ट में घुसने के बाद जाने क्या होता है कि 6th फ्लोर दबाता है और लिफ्ट 24th फ्लोर पे चलने लग जाती है। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या भाई? क्या? कि वो बिल्डिंग सिर्फ 6 फ्लोर तक थी, वो 24वें फ्लोर पे चली? 24वें फ्लोर पे जा रही है। अब इसने पता नहीं इसको क्या आया, क्योंकि ये अकेला था, रात का समय था, 2-2:30 बज रहे, 1-2 बज चुके थे उस समय, और 6th फ्लोर दबाने पे वो 24th फ्लोर पे जा रही है। ये घबरा भी रहा था, इसको समझ नहीं आ रहा कि अब ये हो घुस क्या गया रहा है? लिफ्ट के अंदर। भाई लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट ओपन होती है। लिफ्ट ओपन होने के बाद में जिस लेवल पे लिफ्ट ओपन होती है ना भाई, वहाँ का नज़ारा देख के सच में, जो उसने मुझे बताया ना लड़के ने, कि भाई मेरे ना बिल्कुल हलक में ना बिल्कुल समझ नहीं पा जान रहा आ था, गई थी। सांस नहीं ले पा रहा था मैं कि क्या ये कैसी जगह है। एकदम मतलब खाली जगह, कुछ नहीं, सिर्फ खंडर। लाइटें जल रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के ये चला होगा थोड़ा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता रहा तो सामने ना इसको एक दरवाज़ा दिखता है भाई। जैसे हमारे यहाँ एल्यूमिनियम के दरवाजे होते हैं ना भाई, तो वहाँ से इसको दूर से दिख रहा है और उस पर एक टोंटी लगी हुई थी, लाइक ड्रिंकिंग वाटर की जैसे रहती है ना, ठुठिया। लेकिन नल थोड़ा पुराना सा था, जैसे पुराने टाइम का होता था, जैसे वो ऐसे डायल करके खोलने वाला था। आजकल तो चलते नहीं है, आजकल ये टाइप करके
तो ये दूर से देख रहा है और ये चलने लगा। चल के जैसे ही पहुंचा है ना उस दरवाजे के पास, दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था भाई। और ये जो बोर्ड था ना, ये पुराने ज़माने में जैसे अधिकारी होते थे या ऑफिसर होते थे ना, एक पीतल से रंग के, मतलब पीतल जो होता है ना, गोल्डन सा रंग जो होता है, उसके नेम प्लेट थी और उस पर लिखा हुआ था नाम, डॉक्टर चरण बघेरी, ऑर्थोपेडिक, 444 रूम नंबर, 4444 रूम नंबर। अब ये उसको देखता है, इसके घबराहट यहीं से शुरू हो जाती कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जगह आ चुका हूँ, पर अब ये आया है तो इसको लग रहा था कि पानी पी लेता हूँ। हाँ। तो ये अंदर जैसे ही घुसता है ना भाई, जो इसने नज़ारा देखा ना वहाँ का, क्या था भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। एक आदमी लाश की हथौड़े से हड्डी तोड़ रहा है, हड्डियां तोड़ रहा है, पूरे कमरे में हड्डियां बिखरी हुई हैं और वो लगातार हड्डियां तोड़े जा रहा है। एक पागल आदमी होता है ना बिल्कुल, उसके हाथ में इतना बड़ा हथौड़ा है, पूरी शरीर पूरा सब कुछ खून में सना हुआ है। अब आप सोचो कि आप ऐसा मंजर देखो कि आप किसी कमरे में घुसो और उसमें हड्डियां ही बिखरी हुई हैं, और वो भी इंसान की, और वो उस डेड बॉडी का सर हथौड़े से फोड़ रहा था। ये ना यूं कह रहा कि मैं ना भाई ना तो हिल पाया, ना मैं वहां से कुछ बोल पाया, मैं वहां खड़ा होकर बिल्कुल जाम हो गया, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो कह रहा कि वो फोड़ रहा था और मैं खड़ा होकर देख रहा था। इतने में एक नर्स आती है उसके पास में, और वो नर्स आके उसको बोलती है कुछ, और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं उसी लड़के को, जो वो लड़का वहां खड़ा हुआ था। और फिर वो बोलती है नर्स कि अब इसकी बारी है। और भाई उसके बाद में जो इसका खून जमा है ना, ये लड़का वहां से उठ के तुरंत भागा है। कैसे? लिफ्ट से ही? पूरा ये तेजी से भागा। लिफ्ट वहां बंद होने लग रही थी धीरे धीरे। ये जैसे लिफ्ट के अंदर घुसा है, पीछे से दौड़े दौड़े आ रहे हैं वो लोग, और वो आदमी के हाथ में खून से सना हुआ हथौड़ा है। और वो लेवल क्या थी, मतलब एक मेरे को जो लगता है मेरे कंसेप्ट के हिसाब से भाई, जो ये होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है जिनको हम बैकडोर्स कहते हैं, अगर आपने सुना हो कभी। क्या होता है बैकडोर्स? ये होता है मतलब कि ये लेवल ना एक्चुअली में हमारी रियलिटी में ग्लिच होती है। मतलब आप इस चीज को सुन सकते हो, अगर आप सर्च भी करोगे, गूगल पे भी सर्च करते हैं थोड़ा इस बारे में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बैकडोर्स मतलब क्या होता है भाई कि एक लेवल ऐसी होती है कि वो हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग रियल में एग्जिस्ट करती है। मतलब एक पैरेलल वर्ल्ड नहीं कहेंगे हम इसको, ये कहेंगे ये ग्लिच है। पैरेलल वर्ल्ड है कि वो एक अलग वर्ल्ड है, बट ये ना हमारी रियलिटी जो चल रही है ना, एक मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये हमारी रियलिटी है, एक ब्रांच छोटी सी पूरी नहीं, एक कंप्लीट लाइन नहीं, एक हल्का सा ग्लिच हमारी रियलिटी लाइन में जब बन जाता है ना भाई, तो इसको हम कहते हैं बैकडोर्स। अब ये जगह या ये लेवल जो थी ना, ये एक तरीका का बैकडोर थी कि जो इंसान जहां पर जाता है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है रियलिटी में हमारे, पर वहां पर वो पहुंच के कुछ ऐसी चीजों को नोटिस कर रहा है जो हमारे रियल में नहीं होती या कोई करेगा भी नहीं। तो डॉक्टर चरण बघेरी जो भी थे, या ऑर्थोपेडिक थे या क्या था, ये मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, ये इस रियल में या इस रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे बैकडोर्स में। अब क्या होता है भाई कि ये लिफ्ट में जैसे ही जाता है, वो पीछे पीछे आ रहे हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। जब तक इसकी किस्मत इतनी अच्छी है, लिफ्ट बंद हो जा रही है, ये रुकता है, बटन दबाता है, इसको कुछ समझ नहीं आया, इसने सारे बटन दबा दिए। एक घबराहट जो होती है ना, सारे बटन दबाए, सीधा नीचे लिफ्ट आती है, नीचे बन निकल के भागता है। अब भाग रहा है ना, इसको ऐसा फील होता है कि इसके किसी ने कुछ बहुत तेज कमर पे मारा है। एक होता है ना बिल्कुल जैसे कि कुछ फेंक के बहुत तेज मारा हो। भाई उसने मुझे ना फोटोज भेजी थी अपनी रियल, जो उसके आज तक कमर पे निशान है भाई। और मैं खुद उस चीज़ पे यकीन नहीं कर पाया कि भाई ये तू इसको देख के जिंदा भी कैसे, जो तूने देखा। क्या था भाई कि मुझे खुद नहीं पता। अगले दिन क्या होता है, इसके मामा उठते हैं, ये मामा को जाके बताता है कि मामा जी ऐसे ऐसे मैंने कल रात देखा। तो मामा कहते हैं तू
सपना देख रहा होगा, बेटा ऐसा तो है ही नहीं। अब ये ना बाहर खड़ा हुआ है हॉस्पिटल के भाई, और ऐसे खड़ा होके बिल्डिंग को देख रहा है, और ये फ्लोर गिन रहा है कि कितने फ्लोर है। कितने फ्लोर है। भाई 6 फ्लोर थे, और ये 24 पे कैसे पहुंच गया। 24 तो भाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, मतलब Exist- 4 गुना डायरेक्ट। 4 गुना डायरेक्ट, क्योंकि वो बिल्डिंग थी ही नहीं उतनी, तो आप कैसे 24 पहुंच गए। हाँ वही। अच्छा, वो फोटोज आपके पास होंगे बाय एनी चांस? हाँ, मैं फोटोज होंगी तो मैं आपको Please शेयर share करूंगा, करना भाई। प्लीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा भाई। और उस लड़के ने भाई मुझे ये बोला कि भाई मेरा दोस्त आता है, उसने आके मजाक में मेरे पीठ पे, जैसे होता है ना दोस्त ऐसे मारते हैं, तो जैसे उसने मारा है ना, तो मेरी इतनी तेज दर्द हुआ, मैं चीख निकल गई। तो उसने मेरा जब उठा के देखा है ना, तब तो उस पर उसने निशान था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैंने देखा था वो सपना तो नहीं था, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। अच्छा, आज मुझे बैकडोर्स के बारे में पता लगा है। बैकडोर के कुछ और एग्जांपल या कुछ और किस्से हाँ है, आपने सुने हैं? काफ़ी हैं भाई। एक ना ये यूरोप का किस्सा है। हाँ। यूरोप में क्या हुआ था भाई कि ये लड़का ना काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करा करता था ऐसी चीज़ों के बारे में। तो यूरोप में ना अक्सर ऐसा है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें लाइक एबेंडेंड बिल्डिंग्स होती हैं। हाँ। तो एबेंडेंड बिल्डिंग्स में जैसे आप चले जाते हो ना, तो आप कुछ साइलेंस है, कुछ है नहीं वहाँ पर। लेकिन ये लड़का जहाँ घुसा है ना, वहाँ जाने के बाद में इसको एक अजीब से डोर दिखता है, और वो डोर ना लाइक आप कहो, मैं कहूँगा कि आपको लाइक वो वुडन कार्व्ड था, वुडन जैसे बिल्कुल नक्काशी में होता है स्टाइल में। और ये दरवाजे के जैसे ही उसकी तरफ अंदर घुसता है ना, तो वो जगह बिल्कुल अंधेरे में है। अच्छा, इस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में मतलब ये इंटरनेट पे भी इसने डाला हुआ था काफ़ी ज़्यादा। इसने बताया भी कि भाई मैंने ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंदर घुस के देखा, मैं चलता जा रहा हूँ, कुछ एंड नहीं दिख रहा मुझे, लाइक एंडलेस है वो। तो इसको ना बस पता है क्या है, जैसे ये इसने ये डाला भी था इस लड़के ने कि जब मैं अंदर तक चला भी गया हूँ ना, मैं कम से कम 15 मिनट तक चलता रहा हूँ, मुझे बस दूर से वो दरवाज़ा दिख रहा है जिससे मैंने एंटर किया है, कुछ नहीं है, ब्लैंक। तो बैकडोर्स ना एक तरीके से ये ग्लिच होते हैं रियलिटी के, जो मतलब कभी कभी कह सकते हैं कि अगर हमारा जैसे ये रियलिटी है, और मैं कहता हूँ कि 2 अर्थ या फिर 2 कोई भी स्पेस है, उसके बीच में एक वॉर्महोल जो कंसेप्ट आपने अगर सुना हो, जी तो भाई। वॉर्महोल के कंसेप्ट में ये होता है कि थोड़ा सा अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो भाई वो इधर उधर आप किसी और रियलिटी में जा सकते हैं टीयर से। ये मतलब और भी आपने सीरीज वगैरह जैसे नेटफ्लिक्स पे आती है स्ट्रेंजर देखिए। थिंग्स वगैरह, इनमें हाँ हाँ दिखाया हाँ भी है हाँ। इस चीज़ को। तो ये एक्चुअली में हमारी रियलिटी में थोड़ा सा तो एग्जिस्ट करता है बैकडोर्स का कंसेप्ट। जी भाई, कमिंग बैक टू दी पटियाला का हॉस्पिटल, हाँ उसके भाई। बाद क्या होता है? दोस्त आके हाथ तो मारता इसका है। ये दोस्त जैसे हाथ मारता है ना, इसका ये उठा के देखता तो भाई इसके पीठ पे निशान था। ये घर जाता है, घर जाके इसको 15 दिन बुखार रहा है लड़के को। इसके मम्मी पापा परेशान कि आखिर हुआ क्या है। इसके मामा वगैरह के साथ में ये गया था, और इतना पता है सबको कि हॉस्पिटल गया है, पर इतना क्या बीमारी हो गई, टेस्ट करा रहे हैं सारे, कुछ नहीं आ रहा, कोई परेशानी नहीं आ रही है। और इसको ना अभी भी वो आदमी ही मतलब नजर आ रहा है घर में जाके, जैसे अपना लेटा हुआ है ना, सेम वो डॉक्टर। वो ही डॉक्टर। ये ना इसको या तो मैं कहूँगा कि ट्रॉमा है, या फिर वो सच में इसको फील हो रहा था, वो दोनों चीज़ों से इसको उसका पूरी एग्जिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस फील होने लगी थी। तो इसके ना गुरु साहिब को इसकी फैमिली काफ़ी मानती थी, क्योंकि सिख फैमिली से था। जी। तो ये लोग बोलते हैं कि आप ना आओ भाई, इसके मम्मी पापा को जो जैसे बोलते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं कि भाई आप ना इनको वहाँ दिखा लो। तो ये लेके जाते हैं और इसको दिखाते हैं वहाँ पर। तो ये कुछ टाइम बाद मतलब इसका वो अरदास वगैरह जो भी होती है वो अपना करते हैं, प्रे वगैरह, और कुछ टाइम बाद ना ये रिकवर करने भी लग जाता है उस चीज़ से। पर बोलता था कि भाई मेरे को ना आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दरवाजे के बाहर ना कोई आज भी हथौड़े से ठक 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 कर रहा है। तोड़ रहा है कुछ। कहता कि भाई मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये रियलिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी, या मैंने सपना देखा, या मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तूने सपना देखा है। मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों ने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया था। लेकिन
इसके बाद में मैंने इस चीज़ के ऊपर खुद पर्सनली रिसर्च करी कि ये लड़का जो कह रहा है क्या कोई चरण बगेरी था भी क्या, डॉक्टर चरण बगेरी कुछ एग्जिस्ट करता था इस नाम का बंदा कोई। तो जब मैंने इसका थोड़ा सा रिसर्च किया भाई तो मुझे पता चला कि ये हॉस्पिटल में 1985 में कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हुआ करते थे। इनका ना रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटलिटी में माना जाता था। ब्रूटलिटी लाइक मैं आपको बताऊं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स क्या होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर और ज़्यादातर इनका छैनी हथौड़े से थोड़ा सा काम होता है। हाँ होता है। इस इंसान की डॉक्टर चरण बगेरी की स्टोरी ये थी कि ये ना एक साइकोटिक हो गया था। ये साइकोटिक हो गया था और इस आदमी ने ना ऑलमोस्ट लास्ट के 5 केसेस को लास्ट में बिगाड़ा था जानबूझ के। ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि लोगों के लाइक मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई आपके पास में अपना इलाज कराने आ रहा है या कोई भी आपके केसेस आ रहे हैं फ्रैक्चर के या उसके, आप उसको सही करोगे ना, आपके हाथ में छैनी हथौड़ा है, आप कुछ भी कर रहे हो ऑपरेशन थिएटर में। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें लाइक हड्डियाँ तोड़ देना, हड्डियों के वो निकाल लेना, उसमें से बोन मैरो टाइप निकाल लेना और चूरा हड्डियों का बना देना, मतलब। और स्पेशली इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में हो गया था कि मॉर्चुरी में जाता था जहाँ लाश रखी रहती है और उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा करता था क्योंकि जिंदा इंसान के साथ नहीं। और इसके काफ़ी केसेस पकड़े गए थे। हॉस्पिटल ने इस चीज़ को दबाने के लिए बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया और इसको हटा दिया था। इसके बाद में ना इसकी बताते हैं कि इसके ऑफिस में ही इसके कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई थी। और जब इसकी डेथ हुई थी तो लोगों ने इसका जिक्र बिल्कुल बंद कर दिया था और वो जो इसका ऑफिस था या जो भी था उसको डेमोलिश करवा दिया था बाद में सर, जो नई बिल्डिंग बनी थी। लेकिन ये है कि इसकी कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस वहाँ पर थी उस जगह पे। इसलिए डॉक्टर का जो इसने ये बोर्ड देखा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुराने टाइम में उस हॉस्पिटल से रिलेट करता है। तो ये भाई इसकी स्टोरी थी जी और एकदम रियल एक्सपीरियंस जो इसने मुझे बताया भाई। ये जो डॉक्टर चरण बघेली थे, इनका जो भी ये साइको थे या जो भी ये काम कर रहे थे ना, ऐसे काम एक्चुअली में रेड रूम्स में होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, है ना। जो हमारा क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट एक होता है ना, डार्क वेब बिल्कुल होते हैं। डार्क वेब पे ये सब चीज़ होती हैं। एंड आपका जो चैनल है उसका नाम भी दी रेड रूम स्टोरीज है। तो क्या सच में आपने कुछ रेड रूम की स्टोरीज कवर की हैं? भाई मैं सच बताऊं ना आपको कि मैं रेड रूम को कभी सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत चीज़ें ऐसी, आप ना वियर्ड क्या इमेजिन कर सकते हो कि आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान की लाश के साथ में क्या ब्रूटलिटी हो सकती है। ब्रूटलिटी में इन द सेंस ये कहूँगा भाई कि मतलब इस लेवल की ब्रूटलिटी कि आप उसके पीसेस को काट के कैनिबलिज्म कर रहे हो, खा रहे हो डेड बॉडी के केसेस बहुत सारे आए हैं। एप्स्टीन आइलैंड के भी केसेस आए हैं और कैनिबलिज्म के काफ़ी ज़्यादा पीछे भी यार इस चीज़ को आते रहे केसेस। इंडिया में भी आते रहते हैं। हाँ आते रहते हैं। लाइक काफ़ी आपने सुना होगा ग्रेवयार्ड में जाकर लाश में से वो निकाल लिया और उसको वो खाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर हमें एनर्जी फील होती है उस बॉडी की। तो ये चीज़ें ना बड़े एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं लोग, लेकिन हिडन है, लोगों से काफ़ी ज़्यादा छुपता भी है। लोग इस चीज़ को सच में हिडन है या फिर बस कुछ लोग हैं जिनके पास ओनली एक्सेस है, ऐसा कह सकते हैं? मैं कहूँगा कि अगर हायर पावर या हायर अथॉरिटी पे आप बैठे हो ना तो आपके लिए चीज़ें 100x ईजी हो जाती हैं भाई। हाँ आप भी समझते हो कि हमारे लिए हिडन है। हाँ हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट जो लोग हैं अभी हम इस चीज़ के बाद में इस चीज़ के बारे में 26 साल बाद बात कर रहे हैं भाई आज लाइक। और ये चीज़ें जो एप्स्टीन आइलैंड पे हुई ये सन 2000 में हो चुकी है, 99 में हो चुकी है, 98 में हो चुकी है। तो लाइक उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड दे हैड डन इट ऑलरेडी इन द पास्ट भाई। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें तो हुई हैं और अभी भी होती होंगी। तो हमें या नॉर्मल पब्लिक को इतना एक्सेस नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन जिनके लिए है, जिनके पास पावर है, उनके लिए 100x ईजी हो जाता है इस चीज़ का। अगर आप डार्क वेब पर भी जाओगे ना, रेड रूम के बारे में सर्च करोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब जानने को मिलती हैं कि लाइक मैं आपको बताता हूँ भाई कि एक ना लड़के की बोली लगाई जाती है, लड़के की बोली लगाई जाती है। आपको क्या लगता है कि लड़के की एक इंसान की सिर्फ बोली, ये कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लगाते हैं। उसके बॉडी पार्ट्स को लिटरली ऑक्शन किया जा रहा था।
और जो लोग इसकी बिडिंग कर रहे थे ना भाई, जो बिडिंग कर रहे थे एक्चुअली में, मैं आपको कहूँगा कि वो भी एक तरीके के साइकोटिक ही लोग होते हैं जो इस तरीके की बिडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो सेल कर रहे हैं वो तो अलग है। तो वो जो इस चीज़ को कर रहे हैं ना भाई, और जो करवा रहे हैं, वो भी इस साइकोटिक एनवायरनमेंट को बिल्कुल एनहेंस करके ही चल रहे हैं भाई। और उस आप मानोगे उसके लाइव स्ट्रीम में या जो भी उसकी बिड थी, उसमें कम से कम तकरीबन 1750 लोग लाइव बैठ के उस बिडिंग को ज्वाइन कर रहे थे। 1750 पीपल्स लाइव बिडिंग कर रहे थे उसके लिए। ये एक बहुत बड़ा नंबर बहुत होता बड़ा है। नंबर है भाई। और ये चीज़ें ना नॉर्मल पब्लिक के लिए ऐसा लगेगा कि भाई हम क्यों, हमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर आपने भी बीच में एक केसेस सुने थे, कुछ केसेस आपने सुने होंगे कि दिल्ली में बच्चे गायब हो जाते बच्चे गायब हो रहे हैं, हैं, हाँ हाँ। अभी औरतें कुछ गायब। कुछ महीनों पहले तक हाँ, भी कुछ चीज़ हो महीने रही थी। पहले की ये किस्से हाँ। थे भाई। तो लेकिन ये जाते कहाँ हैं? लावारिस नहीं है, फैमिलीज से हैं, बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। लड़कियां ज़्यादातर गायब हो रही हैं, ईजी टारगेट्स बच्चे गायब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर इस तरीके के डार्क वेब पर या इन बच्चों के साथ में जो ब्रूटलिटी की जाती है, ज़्यादातर ब्रूटलिटी क्या होती है? ब्रूटलिटी मैं कहूँगा कि भाई जो स्पेशली बच्चे हैं ना, ये बहुत ही इजी टारगेट है इन लोगों के लिए। हर तरीके से मैं कहूँगा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होगा भाई, फिजिकल, मेंटल, जो भी जिस तरीके से एप्स्टीन आइलैंड के केस में भी हुआ था। और बदतर से बदतर जो चीज़ें ना उसमें होती हैं ना, कि एक बच्चे को ज़बरदस्ती आप लाइक न्यूड करके लाइव स्ट्रीम करवा रहे हो, और उस पे 1700 लोग या 2000 3000 लोग उसको लाइव देख रहे हैं। तो ये ब्रूटलिटीज जब आप एक्रोस आते हो ना इंटरनेट के, स्पेशली जब आप इस तरीके का इंटरनेट, पहली बात तो हमारे कोई भी इंसान जाएगा नहीं। 2000 लोग 3000 लोग जो भी हैं भाई, या जो भी वो कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो एक हायर पावर पे बैठे हुए हैं, या फिर कोई बहुत ही अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। लेकिन नॉर्मल पब्लिक उस डार्क वेब तक एक्सेस भी नहीं करती, ना सोचती भी नहीं है उस ब्रूटलिटी, और वो कर रहे हैं। एक काम करेंगे भाई, अगर लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि अगर आप चाहते हो कि रेड रूम से रिलेटेड, डार्क वेब से रिलेटेड, या फिर जो भी ऐसे ब्रूटलिटी के केसेस होते हैं, हम एक्चुअली में उसके ऊपर रिसर्च करें, कुछ सच में जो हो रही हैं बाहर चीज़ें, वो चीज़ें लेके आएं, एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट हम करें भाई के साथ में। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। बाकी भाई आगे बढ़ते हैं। आप ट्रक ड्राइवर्स के बारे में कुछ बता रहे थे, कुछ केसेस आपके पास आए हैं। ये मुझे इनका मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि ये थोड़े खुले दिल के आदमी थे काफ़ी, और अभी ये अमेरिका में सेटल्ड हैं। हाँ। इनका नाम गुरप्रीत है, और बेसिकली सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये सब्सक्राइबर हैं आपके? हाँ, ये मेरे व्यूअर है काफ़ी। मतलब इनसे मेरी जब स्टार्टिंग में बात हुई थी, तो इन्होंने बड़ा ओपनली होके मुझे सारी चीज़ें बताई भाई। लाइक ऐसा होता है ना कि हम और आप, मैं कभी ऐसा फिल्टर नहीं होता। मैं जब भी होता है ना भाई कि तू बताओ भाई क्या बात है, आप फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, हम करते हैं भाई बात सब। तो भाई इनका क्या था कि ये बेसिकली ट्रकिंग कंपनी है इनकी। तो ये वहाँ पर फ्लोरिडा में और उस साइड में इनकी ट्रकिंग कंपनी थी। तो इनका क्या है ना कि लाइक रूट्स रहते हैं, जिन पे रूट्स पे ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिन पे ये जाके अपना लोड उठाते थे और अपना ड्रॉप करके आ जाते थे। आपको पता है कि अमेरिका में ज़्यादातर रूट्स ना मैं कहूँगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा डेजर्टेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं नहीं। राइट। तो ज़्यादा लेबर का इशू रहता है, तो लोग खुद भी काम कर लेते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ कि ये ना अपना एक इनका रूट था। मैं आपको बताता हूँ कि इनको इस स्पोकन वाशिंगटन से एक लोड ड्रॉप करना था। तो इन्होंने अपना लोड उठाया, और लोड उठा के ये अपना मीट का लोड था, और ये लेके जा रहे थे। इन्होंने अपना लोड उठा के ये अपना ट्रक में रखा और अपना ये निकल लिए। तो जहाँ पर इनको ड्रॉप करना था ना वो लोड, तो वो लोड रिसीवर ने लेने से मना कर दिया। ये पहुंच गए थे, मना कर दिया, फिर उसने मना कर दिया कि मैं नहीं लेना चाहता भाई। तो ये ना उस मीट को रख के अपने ट्रक में और वापस निकल लिए। अगला जो था ना इनका, वो वॉशिंगटन में इन्हें जाना था, वॉशिंगटन स्टेट में इन्हें जाना था। तो इनका एक हाईवे पड़ता है I-90, तो मोन्टाना रोड से होके ये निकले हैं हाईवे से ट्रक से। अच्छा, ये क्या है भाई कि मोन्टाना रोड का मैं बताऊंगा बेसिकली कि बहुत ही खाली रोड है। मतलब आपको
उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी बाकायदा, मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगा भाई, कि जो किस तरीके का, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ खेत ही खेत आपको या फील्ड्स दिखेंगे बड़े बड़े। तो होता क्या है कि रात का समय था, ये निकला है, और कुछ दूर जाने के बाद में ना इसको ऐसा लगता है कि ट्रक के अंदर कोई आवाज़ सी आनी शुरू हो गई इसको पीछे से। मैं कहूँगा जैसे कोई सांस लेता है ना कोई आदमी, गहरी सांस, हाँ। उस तरीके की सांस लेने की। और पूरे ट्रक में कुछ नहीं है, ये अकेला है, और पीछे इसका बस जो स्टोरेज जो सामान रखा था वो रखा हुआ है, और बहुत देर तक ये आवाज़ आ रही है। पर इसमें ना एक अच्छा इसने काम किया कि जो इसका, मैं कहूँगा कि इसकी जान भी बचाई और इसको हेल्प किया, वो ये था भाई कि इसने ना वहाँ पर वो रिएक्ट नहीं किया, ये अपना गाड़ी चलाता रहा, ट्रक को अपना ड्राइव कर रहा था। और कुछ दूर जाने के बाद में ना क्या होता है कि कुछ एक लाइट आती है, ट्रैफिक लाइट आती है। तो ट्रैफिक लाइट आने के बाद में ये जैसे ही रियर व्यू मिरर में लेफ्ट इंडिकेटर दे के ये जैसे ही मोड़ता है ना, तो ये क्या देख रहा है कि भाई वो चीज़ इसके बगल में बैठी हुई है पैसेंजर सीट। अब आप मैंने अंदर कैबिन में ही कोई बैठा है। इसके पैसेंजर सीट पे, बगल वाले पैसेंजर सीट पे कोई बैठा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, उसने मुझे बताया कि मैंने उससे कहा कि हुलिया क्या था भाई इसका। कहता भाई इंसान है, खाल है, बिल्कुल हड्डियां निकल चुकी हैं, एकदम सूखा हुआ। एकदम मतलब स्किनी, बिल्कुल बोन्स जो निकल आती है ना भाई। हम्म। और मैंने कहा बाकी कैसा दिखने में, तो बोलता है भाई कि आंखें एकदम होलो थी, खोखली आंखें, ऊपर से पूरा नंगा था, नीचे उसने कुछ पहना हुआ था अजीब सा, और सर पे काउबॉय हैट लगाई हुई थी। कहता भाई जैसे ही मैंने टर्न किया मेरी रूह कांप गई, मतलब यूँ कह रहा मेरे हाथ कांपने लगे भाई वहाँ बैठ के, कि मैंने यूँ कह रहा कि मैंने बस थोड़ा सा अपने आप को समझाया कि भाई कुछ रिएक्ट मत कर, बिल्कुल भी हिल मत, या कुछ ऐसा दिखाऊं कि मेरे को देखा ही नहीं है। तो ये अपना सीधा रख के नज़र और गाड़ी चलाने लगा। भाई जैसे ही ये गाड़ी वाड़ी चलाने लगा है ना, आगे चलता गया है, तो इसकी ना हिम्मत बिल्कुल टूटती जा रही थी, क्योंकि वो चीज़ की आवाज़ बिल्कुल पास आती जा रही है, बगल में वो चीज़ बैठी हुई है। आप खुद सोचो कि अगर आपको पता है कि आपके बगल में एक ऐसी चीज़ है, क्रिएचर है, जो भी है, और आपको लग रहा है कि भाई इससे हम कैसे निकलूं, और आपको समझ भी नहीं आ रहा। अब क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद ना इसकी ट्रक की जो पावर होती है ना भाई, वो डाउन जाने लग जाती है एकदम, मतलब जैसे होता है ना बंद सा पड़ने लग जा रहा है ट्रक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा डाउन सा होने लगा। अब इसकी ना हालत ख़राब की यार, यहाँ ये चीज़ बैठी है और ये ट्रक भी अब करने लगा मेरे साथ गड़बड़। यहाँ थोड़ा सा ना ये थोड़ा होपलेस होने लगा, यहाँ थोड़ा सा इसका किस्मत ने साथ दिया भाई जी। क्या हुआ कि आगे डाउनहिल आ गया, मतलब ढलान थी थोड़ी, तो थोड़ा ट्रक ना अपनी इंजन जैसे होता है नॉर्मल स्पीड से चलने लगा। आगे जाके थोड़ा सा जाके ट्रक एकदम से उठा है और वो चलने लगा। तो ये बोल रहा कि भाई पूरे रास्ते मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ मुझे यहाँ मेरे गले पे छू रही है, मेरे गर्दन पे छू रही है। और कह रहा कि ये जो इंसान था ना, जो भी था, इसमें से बिल्कुल सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। और कहता है कि पिघल जाता है ना कोई इंसान, पिघला हुआ, पसीना आ रहा है हमको, पसीने में पानी में दिखता है हमें, लेकिन पानी नहीं था, मेरे को पिघला हुआ था पूरा। और इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यार कहाँ हम आ गए भाई, ये क्या है, ये चीज़ क्या है। कहता है कि ये चीज़ मेरे बगल में बैठी रही है भाई, और जैसे ही मैंने वॉशिंगटन स्टेट की लिमिट क्रॉस करी है और मैंने बगल में देखा हिम्मत करके, तो वो चीज़ वहाँ से गायब थी, और बिल्कुल गायब, जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसने ना ट्रक लगाया साइड में, और भाई ये गया है बंदा सीधा वहाँ पे ट्रक स्टॉप पे लगा के, एक वहाँ पर फूड ट्रक स्टोर था उसके पास में, वहाँ जाकर इसने बोला भाई कि मेरे ना गाड़ी में कोई है। वो बंदा बोला कि भाई आप चिंता मत करो, यहीं रुको, मैं 911 को कॉल करता हूँ। उसने 911 पे कॉल किया है, पुलिस आई, स्टेट ट्रूपर्स आए, सब आके उन्होंने ट्रक की तलाशी ली। आप मानोगे भाई ट्रक में से कुछ नहीं मिला, उस इंसान की एग्जिस्टेंस का एक भी कतरा नहीं था। बस एक चीज़ इनको पता है क्या मिलती है, और वो सबसे वियर्ड चीज़ थी, 2 पत्थर
और एक स्कल की रिंग। एक स्कल की रिंग, स्कल। स्कल मतलब इंसानी खोपड़ी का, खोपड़ी। और उस शेप की रिंग वहां पे रखी हुई थी। अब भाई पुलिस वालों के लिए वो कुछ भी नहीं था। स्टेट ट्रूपर्स ने उसको हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने वो एविडेंस में डाल दिया। अब इसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद में नेक्स्ट डे इससे दो औरतें मिलने आती हैं भाई। वो औरतें इसको आके बोलती हैं कि भाई अब मुझे बता कि स्टार्टिंग से क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो औरतें थी ना भाई, इनका सबसे अलग चीज़ क्या थी, इनके हाथ पे टैटूज बने हुए थे। जो नेटिव अमेरिकन होते हैं ना भाई, हाँ हाँ। आपने अगर सुना हो कि अमेरिका के लोग वाइट होते हैं, लेकिन ये नेटिव अमेरिकन थोड़े से मैं बोलूँगा डार्क कलर एशियन एशियन उसमें होते हैं, टोन में, लाइक जो उसमें रहते एक्चुअल अमेरिकन हैं। होते एक्चुअल हैं। अमेरिकन जो ये नेटिव अमेरिकन ही थी दोनों, और काफ़ी एज्ड थी। इनके हाथ पे टैटूज वगैरह बने हुए, आई और आके ये पूछने लगी कि अब हमें बता कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था तेरे साथ। तो इसने बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोड उठाया था और ऐसे ऐसे करके मैंने अपना लोड उतार दिया, और उसके बाद में मैं अपना आ रहा था, ये चीज़ मुझे वहाँ हुई। पूरी स्टोरी सुनने के बाद में उन्होंने पता है क्या बोला, क्या? कि तू मीट लेके आ रहा था। कह रहा हाँ, बस इसी वजह से तेरे साथ हुआ है। ये यहाँ उसने बताया कि ये जो स्पिरिट थी ना, ये नेटिव स्पिरिट है यहाँ की, इस जगह की, जैसे जो भटकती है प्रेत आत्माएं जो होती हैं, और वो तेरे पीछे इसलिए आई है क्योंकि तेरे ट्रक के अंदर रिफ्यूज्ड किया हुआ मीट था। यानी का मतलब जो लेने से मना कर दिया था रिसीवर ने, और वो तेरे ट्रक के अंदर रखा हुआ था। इसीलिए वो तेरे पीछे आई, क्योंकि वो तुझे हॉन्ट कर रही थी। और अगर तेरी किस्मत भी इसलिए अच्छी है कि तू बचा इस वजह से कि तूने उसको रिएक्ट नहीं किया देख के। उसका ये रहता है कि वो फियर पे फीड करता है, मतलब तुम्हारा डर अगर तुमने उसको दिखा दिया ना, तो तू आज जिंदा नहीं बचता। तो उसके बाद में गुरप्रीत जो था ना भाई, इसके हाथ कांप गए। ये यूँ कहता भाई कि मैंने ना हाथ जोड़ लिए कि मैं कभी भी मीट का लोड नहीं लेके जाऊंगा भाई इस रोड पे। तो इसने ना, इन्होंने बताया एक चीज़ और बताई इसके बाद में, कि अब तुझे ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें तो हो गई, ये तुझे रिंग क्यों मिली, ये पत्थर और रिंग का क्या मतलब है, क्योंकि ये एक यहाँ पे रहस्य था कि भाई ये क्यों मिले। उसने कहा ये रिंग जो है ना, ये उसकी नहीं है, उसने तेरे लिए छोड़ी है। ये रिंग अगर तूने फेंक दी ना, तो वो समझ जाएगा कि तू डर गया। ओ, तो उसको रखनी पड़ेगी? तो उसने कहा कि इस रिंग को तुझे रखना पड़ेगा। अगर तूने ये रिंग कहीं ऐसी जगह फेंक दी और वो तेरे पीछे वापस आएगा। उसके बाद में मेरी जब लास्ट बात हुई थी ना गुरप्रीत से, तो वो बोलता था कि भाई मैं रूट पे तो जाता हूँ, पर मैं ना अब उस रिंग को अपने डैशबोर्ड पे ही रखता हूँ हमेशा। बिल्कुल मतलब फेंकता नहीं हूँ कि इधर उधर नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता उस कि कब। रिंग की कोई फोटो वगैरह होगी आपके पास? मतलब उसने मुझे फोटो नहीं भेजी थी। आप पूछ मैं लेना पूछ लूंगा उनसे। एक बार फिर भी, अगर वो दे देगा तो। क्योंकि उस रिंग का जो था ना भाई, मतलब मुझे लगता है कि वो उसको समन करने के लिए एक तरीके का था, वो जो भी उसका रिलेशन था ना उस स्पिरिट का, उससे था। मैं तो ये और सोच रहा हूँ कि वो रिंग को देखता होगा तो बार बार उसको वही चीज याद आती होगी, हाँ कैसे रखी हुई है उसने भाई। भाई, मैं कहूँगा कि उसको अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। और जो उसको नेटिव स्पिरिट का जो वहाँ पर ऐसा मानना भी है, मैं बताऊँ अमेरिका वगैरह में ज़्यादातर, हमारे यहाँ पर इंडिया में ये होता है कि हम अपने यहाँ पर क्रियाक्रम कर देते हैं, है ना, फायर से डिकम्पोज हो जाती है बॉडी। लेकिन इनके यहाँ थोड़ा सा अलग होता है कल्चर। इनके यहाँ आपको पता ही है कि दफनाते हैं, कॉफिन में हो गए। कॉफिन में अपना इनको दफना देते हैं। अगर किसी स्पिरिट को आप प्रॉपरली उसका नहीं कर रहे हैं, दफनाने का जो भी है, या प्रॉपर वो नहीं करते हैं, तो वो स्पिरिट्स एक्चुअली में हॉन्ट करती हैं उस जगह को। और इन्हें ना स्पेशली क्या है ना, कि मीट पे फीड करना या अलोन को दिख जाना, इस तरीके की चीज़ें ये होती हैं। ये किस्सा ना सेम मुझे एक ट्रकर ने दोबारा किया कॉल। उसका जब उन्होंने ये देखा, उसके बाद में उन्होंने मुझे कॉल करा भाई। उन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ सेम केस हुआ था, पर थोड़ा सा अलग था भाई, मैं बता देता हूँ। इनका साथ क्या हुआ था कि ये भी इसी रोड से निकल रहे थे, I-90 सेम हाईवे, वही रोड। I-90 मोन्टाना रोड से ये निकल रहे थे हाईवे। भाई चला रहा है बंदा, एकदम से विंडशील्ड पे आके, सामने के फ्रंट शीशे पे कुछ चीज़ आके टकराती है, उड़ के पीछे चली जाती है।
भाई जब ये इसे लगा कि मेरे से कुछ टकरा गया है, ये घबरा के इसने ट्रक साइड में लिया और भाई उतर के जैसे ही इसने देखा है वहां पर कुछ नहीं है, शीशे पे एक चटक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, क्लियर एकदम शीशा। अब ये लड़का जैसे ही उतरा ना, उतर के इसे लगा कुछ है नहीं, तो ये अपना वापस चढ़ गया। तो कहता है कि मैं वापस चढ़ के, और भाई जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूं ना, कहता है कि यार मैंने बगल में जैसे नजर मारी ना ऐसे करके, मतलब आपकी नजर चली जाती है यूं करके, तो भाई एक बंदा मेरे बराबर में बैठा हुआ है। वो कहता, उन्होंने पंजाबी में मुझसे बोला था, एनी गंदी शकल पाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता, एनी गंदी कि ਤੁਸੀਂ देखेंगे ना कि मतलब थोड़ी चीख निकल जानी है। मुझे बोले कि भाई मतलब आप समझ सकते हो। मैंने कहा क्या, ऐसा क्या था भाई? कहता कि भाई कान है ना, कान हाथ में, उसका कान उसके हाथ में था, पूरा बंदा वाइट। मैंने कहा इंडियन था क्या? नहीं, वाइट, पूरा वाइट था ऊपर से लेके, अजीब सी बॉडी उसकी। अब कहता भाई मैंने जैसे उसको देखा ना भाई, उसने ना ऐसे करके नजरें घुमाई हैं, और मेरे को पता नहीं क्या हुआ भाई कि मैं ना ऐसे स्टीयरिंग मेरा घूमता ही चला गया है और गाड़ी आगे जाके पलट पलट गई। गई। अच्छा, वो हाईवे पे काफ़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो भाई जैसी गाड़ी पलटी ना, वो चीज़ गाड़ी पलटने के बाद में भी मुझे दिख रही है। तो कह रहा मैं जल्दी से ट्रक से निकल के भागा हूँ भाई, और मेरी ना यूँ कि मेरे ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुरंत 911 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने ना उसको दोबारा, पुलिस वालों को आके, वो आए पुलिस वालों को, मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे। अब पुलिस वाले कहने लगे कि तेरा ड्रग टेस्ट करेंगे भाई। उनको यकीन नहीं हो रहा, वो बोल रहे हैं कि तू नशे वशे में करके आया है, तुझे पता नहीं है। इस लड़के ने ना सबसे अजीब बात बताई कि भाई उस रूट पे ना ज़्यादातर लोगों को इस तरीके के हॉन्टिंग केसेस होते हैं, और ज़्यादातर लोगों के साथ में एक्सीडेंट्स ज़्यादातर इसी रीज़न से होते हैं। कहता है कि भाई उसने ना जैसे मेरी नज़र घुमाई ना, मेरा ना ऐसा लगा कि मुझे स्टीयरिंग घूमता ही चला गया उसी डायरेक्शन में। ऐसा कुछ था जो उसने पुल किया, और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया खुद से। मतलब वॉलेंटरी नहीं था वो एक्शन, बट हाँ, हो गया। हो गया, मतलब लाइक उसने ऐसे करके नज़र घुमाई नहीं होकर के, तो वो पूरा डाउन आ गया उसका नीचे। तो इस एक्सीडेंट के बाद में ना कहता भाई मैंने ना उस रूट पे ना ट्रैकिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये भी एक किस्सा हमारे पास आया भाई। मतलब इस तरीके के जो किस्से होते हैं ना भाई, स्पेशली होता है कि एक किस्से को देखने के बाद दूसरे लोग बताने लगते हैं, क्योंकि एक बोलता है ना, सारे लोग बोलते हैं यार पागल है, हाँ, क्या बोल रहा है, कुछ भी दो चीज़ें हैं। किस्से तो आपने बता दी सेम जगह के, सेम सेम रोड के, सेम रूट के हैं भाई, और सिमिलर है काफी भाई। काफ़ी सिमिलर है, और ये साइटिंग्स ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नोटिस की हैं। जी भाई, अगर हमें लोग देख रहे हैं, सुना है या खुद एक्सपीरियंस किया, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए उस रोड के बारे में, अगर आपने कुछ सुना है तो। बाकी भाई इस पॉडकास्ट में हमने शायद 3 इंसिडेंट शेयर किए हैं, जी भाई। तीनों ही अपने आप में यूनिक थे। पहला इंसिडेंट तो भाई सीरियसली गूज़बम्प्स दे रहा है मेरे को। सेकंड इंसिडेंट में डॉक्टर चरण चरण बघेली, बघेली। वो वाला, उसमें हमने बात की क्या वो होता, क्या टर्म थी भाई वो, बैकडोर्स के बारे में। बैकडोर्स के बारे में बात की, वो बैकडोर्स मैं का लेने काफ़ी आया ज़्यादा था। कंसेप्ट फिर था। रेड रूम के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये पॉडकास्ट तो अच्छा है डेफिनेटली, बट नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं लोगों से बस फिर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम रेड रूम के बारे में बात करें, डार्क वेब के बारे में बात करें, या बैकडोर्स के बारे में बात करें, कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करें जो मैं कहूँगा हॉरर हैं बट पैरानॉर्मल नहीं है, जो एक्चुअली में हो रही हैं, ऐसे कुछ चीज़। ये ऐसी ब्रूटलिटीज़ हैं विकास भाई कि इनके बारे में ना अगर आप बात भी करना चाहोगे ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डाला जाएगा, आप ना, मतलब मेरे को लगता है कि इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। और और ये कुछ चीज़ें, नहीं तो मुझे जो लगता है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, यूट्यूब खुद उस वीडियो को डाउन कर देता है। हाँ, ये होता है स्पेशली ना इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे रेड रूम के नाम से कुछ भी कर रहे हो ना, इट वुड बी बैंड। राइट। और ये चीज़ ना, मतलब ये एक फ्लैग्ड वर्ड है, फ्लैग्ड है भाई, पूरे इंटरनेट पे फ्लैग्ड है, और सब जानते हैं कि रेड रूम का मतलब है ब्रूटिलिटीज, एक्सप्लॉयटेशन, टॉर्चर करना लोगों को। और ऐसे ना काफ़ी केसेस हैं भाई जो मैंने देखे हैं, जो इंटरनेट पर एक्सप्लोर करने पे आपको निकल के आते हैं। स्पेशली अगर आप
बात करते हैं ना अमेरिका की या ऐसे कंट्रीज की जो बहुत डेवलप्ड आपको लगते हैं भाई, ज़्यादातर केसेस वहीं के होते हैं भाई। क्योंकि उन लोगों को ना ये पता है, इतना बोरियत आ चुकी है ना चीज़ों से, नॉर्मल से, कि नॉर्मल उनके लिए नॉर्मल नहीं रहा भाई। नॉर्मल नहीं रहे। अगर आप दाल रोटी दिन रात खा रहे हो ना भाई, तो आपको कभी ना कभी उबासी आ जाएगी कि यार इस चीज़ से तो मैं बोर हो गया, अब मुझे चेंज करना है। तो वो चीज़ ना उनके अंदर है भाई। और वो चीज़ें एक इंसान को ना एक शैतान का रूप दे देती है ना। सही कहा। अगर आप एक इंसान के साथ जुड़े हो और आप दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और वो भी इस लेवल पर कि वो सहन नहीं कर पा रहा, ऐसी ब्लड फाइट्स कराना, ब्लड हाउंडिंग कराना, एक दो लोगों को एक पिंजरे में बंद करके और उसके उनके पीछे लिटरली हाउंडिंग डॉग्स छोड़ देना। हाँ हाँ हाँ, देखा है, सुना है, मैंने देखा तो आपने नहीं, सुना भी है। होगा शायद, अगर बहुत अलग अलग तरीके की ब्रूटैलिटी होती है भाई। बल्कि अभी तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा छुपके की जाती हैं, बैंड है, बट पहले के टाइम में अगर हम हिस्ट्री को चेकआउट करें भाई, ओपनली पब्लिक में होती थी। पब्लिक में होता था भाई, पब्लिक में ये चीज़ें हुई हैं भाई। जी भाई। और लोग इसके लिए तालियां बजाते थे। हाँ, आपको ये एक चीज़ तो ये है कि अभी लोग हम, ना सैडिस्ट हैं। हाँ, अब आपको एक चीज़ देखो ना भाई कि हमारे यहाँ अभी फाइट्स होती हैं, हाँ। MMA फाइट्स होती हैं, सब बॉक्सिंग होती है, इलीगलाइज्ड है। आप किसी को पंच नहीं कर सकते, एक रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्शन है, आप इतना नहीं पंच कर सकते, उधर नहीं। लेकिन जो नकल फाइट्स होती हैं, लेकिन रॉ नकल फाइट्स जो स्ट्रीट लेवल पे हो रही हैं लोगों के पास, मतलब मुझे नहीं पता इंडिया में होती हैं कि नहीं होती, ज़्यादातर बाहर लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, करवाते हैं, ऑर्गेनाइज इलीगल तरीके से पैसा भी कर रहे हैं बाहर, और भी Betting तरीके हो रही है उस पे। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं भाई। तो वो चीज़ ना कहीं लोगों को थोड़ा सा करती है कि भाई ये चीज़ कुछ गलत है, इस लेवल पे ये हो रही है। और ये ना, ये नहीं है, आप खुद देखो कि इस तरीके की फाइट्स को लाइव स्ट्रीम किया जाता है डार्क वेब पर, और लोग लिटरली वहाँ पैसा लगा रहे हैं कि इसको किल हिम। और उन लोगों को ही ज़्यादातर देखा जाता है कि वो लोग लॉस्ट एंड फाउंड में होते हैं, जो गुमशुदा में हैं, उनका पता नहीं चल रहा। अब मैं कहता हूँ कि इंडिया बहुत सेफ है भाई। हमारे इंडिया में जो कंपैरेटिवली अगर आप यूरोप और USA से कंपेयर करते हो ना भाई, तो मुझे लगता है कि इंडिया ना काफ़ी ज़्यादा सेफ है हमारा। आपको, आपकी फैमिली आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके फ्रेंड्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ फिशी लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है ना, तो थोड़ा सा आपके अंदर भी अवेयरनेस होती है कि यार इस चीज़ से दूर रहो। लेकिन बाहर ना थोड़ा वियर्डनेस को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और हो भी रही है। बाकी भाई इस बारे में लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स में बताएंगे। बिल्कुल भाई। एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ तक अगर हमें लोग देख रहे हैं, डैट मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं और हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि विनायक भाई को भी सेम प्यार दें, इनके चैनल को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इनकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि अगले पॉडकास्ट में हम किस बारे में डिस्कस करें। एंड इस पॉडकास्ट को भी जितना हो सकता है शेयर करना। आपने क्या फ़ील किया ये जो इंसिडेंट्स थे, क्योंकि मेरे को तो गूज़बम्स आए थे पहले इंसिडेंट में, और बाकी के में भी आपने कैसा फ़ील किया वो हमें बताइए। विनायक भाई, आई वॉन्ट यू टू बी हेयर फॉर द सेकेंड टाइम। थैंक यू। देखते हैं कब होता है, बहुत जल्दी प्लान करते हैं। बिल्कुल कुछ भाई। अलग करेंगे इस पॉडकास्ट में, हो सकता है उसमें हॉरर स्टोरीज के साथ में कुछ और भी एक्चुअल किस्से हों। बिल्कुल, real life से। एक्चुअल जो चीज़ें हैं ना भाई, वो करेंगे वो भाई। डालेंगे हम, आप है ना। लोगों को बताएंगे, जिससे उनको पता चले कि आप जो देख रहे हो ना भाई, वो एक विजन है, लेकिन जो उसके पीछे चल रहा है ना, पर्दे के पीछे, बिहाइंड द डोर्स, हाँ, वो आपके लिए बहुत मेहनत लगने वाली है भाई। एक तो गट्स चाहिए उस बारे में बात करने के लिए, और रिसर्च भाई, और YouTube का आशीर्वाद भी चाहिए। आशीर्वाद भी चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए सबसे ज़्यादा। हाँ, लोगों का प्यार चाहिए। जी भाई, चलिए भाई, फिर मिलते हैं दोबारा से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।